बैटल टू द हेवंस के एक और ऑसम से एपिसोड में आपका स्वागत है। फाइनली जियान का दोजोंग में एंटर करने का टाइम आ गया है। ऑनेस्टली एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा देखना एकदम अनिवार्य है। इसमें जियान मिलेगा मास्टर यालाओ से। पिछले एपिसोड में जियान ने डील कर ली थी जिनशी से। जिनशी गारंटी लेते हैं कि वो जियान को दोजोंग में ब्रेक थ्रू करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। जिसके बाद जियान ब्लड पूल में एंटर कर गया था। काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद वो पहुंचा था बॉटम की तरफ। यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर और वास्ट होती है, लेकिन जो फायर पॉइजन यहाँ पे था उसे भी कोई नॉर्मल वॉरियर इंड्योर नहीं कर सकता। अच्छी बात है कि जियान के पास हेवनली फ्लेम थी। अब ये ब्लड रेड एनर्जी और ये फायर पॉइजन एकदम मिक्स हो चुके थे। जियान कर देता है अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट। जैसे ही एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर करती थी, हेवनली फ्लेम का काम होता था उस फायर पॉइजन को गायब करना। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। अभी हेवन माउंटेन ब्लड पूल का ये बॉटम कम्प्लीटली साइलेंट था। इस साइलेंस में हर एक चीज आगे बढ़ रही होती है। लगता है इस जगह पे टाइम का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। इस फायरी रेडनेस में एक जेड ग्रीन कलर ग्लो होता है। ये बहुत ही आई कैचिंग दिख रहा था। अगर कोई क्लोज में जाके देखता है तो उससे दिखाई देगा एक फिगर जो कि अभी क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठा हुआ है। नेचुरली वो फिगर था जियान, जो कि ब्लड पूल के बॉटम में ट्रेनिंग के लिए आया है। एंटर करने के बाद जियान ने यहाँ से एग्जिट बिल्कुल नहीं किया था। अभी एकदम पत्थर की तरफ एक जगह पे जम के बैठा हुआ था। बहुत ही वास्ट अमाउंट में एनर्जी उसकी बॉडी में लगातार एंटर होती है। ये उसकी वेन्स, मसल्स, बोन्स सभी को रिफाइन कर रही थी। अभी जियान की बॉडी का हर एक हिस्सा एकदम डार्क रेड हो गया था। इवन उसका चेहरा भी लाल रंग का हो जाता है। बेसिकली जियान अभी काफी सैवेज लग रहा था। अच्छी बात है कि यहाँ पे उसके अलावा कोई और मौजूद ही नहीं है, जिस वजह से कोई भी सीन को विटनेस नहीं करता। अगर आउटसाइड वर्ल्ड के टाइम के एस्टिमेशन के हिसाब से बोला जाए तो जियान को यहाँ बॉटम में आए हुए ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं। इन 2 दिनों में जियान ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया था। चारों तरफ से लगातार एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर करती है। जियान के क्विक एब्जॉर्प्शन के दौरान उसके शरीर के अंदर की दुखी और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। अभी उसकी दुखी बहुत ही प्योर हो चुकी थी। जियान के एस्टिमेशन के हिसाब से वो ऑलरेडी 9 स्टार दोहुआंग के पीक पे पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी एक डिस्टेंस रह गया था जिसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगने वाला है ये तो उसे भी नहीं पता था। अगर वो सक्सेसफुली दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो इस ब्लड पूल के अंदर होने के बाद भी वो ये काम 2 या 3 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकता था। ये पॉइंट जियान के दिमाग में एकदम क्लियर था। इस रीजन की वजह से बिल्कुल इरिटेट नहीं होता। अपने दिमाग को शांत करके वो लगातार एनर्जी को ऑब्जर्व करता रहता है। आफ्टर ऑल अगर वो अपनी बॉडी की दुखी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर वो दूसरों से फाइट कैसे ही करेगा। जियान की काम मेंटेलिटी उसके मेंटल स्टेट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने देती। वो लगातार फील करता है कि जैसे जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। जैसे जैसे उसकी ये काम ट्रेनिंग और भी आगे बढ़ती है, जियान के काले बाल भी एकदम घास की तरह तेजी से बढ़ते हैं। परहैप्स उसकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है। उसके वो काले बाल भी एकदम ब्लड रेड हो गए थे। दूर से देखने पे जियान एक ब्लड पर्सन की तरह लग रहा था, जिसका ऑरा काफी टेरिफाइंग है। खैर वो सरफेस पे किस तरीके से दिख रहा है जियान इस बारे में कोई चिंता नहीं करता। वो जानता था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वास्ट अमाउंट में एनर्जी वो अब्सॉर्ब कर रहा है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाना उसके लिए भी मुश्किल है। जैसे ही वो अपनी बॉडी के अंदर की एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है उसकी बाहरी अपीयरेंस भी नॉर्मल हो जाएगी। अभी उसे अपने काम माइंड को फोकस करके अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को सेंस करना जरूरी था। इस ब्लड पूल के अंदर टाइम एकदम नदी की तरह आगे बढ़ता रहता है। पलक झपकते ही पास हो गए थे 10 दिन। इस टाइम के दौरान जियान की बॉडी 1 इंच भी मूव नहीं हुई थी। अभी उसके वो ब्लड रेड हेयर और भी डेंस हो गए थे। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि जियान का करंट ऑरा एकदम फ्राइटनिंग लेवल पे पहुंच चुका है। ऑल्दो उसका दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू अभी थोड़ी दूरी पे, लेकिन अगर 10 दिन पुराने जियान से कंपैरिजन किया जाए तो अभी की उसकी स्ट्रेंथ 2 से 3 गुना इंप्रूव हो चुकी है। इतनी खतरनाक लेवल के पावर राइज के बाद भी जियान दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। इससे क्लियरली मालूम पड़ता है कि दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करना कितना मुश्किल होता है। अगर उसकी हेल्प ये हेवन माउंटेन ब्लड पूल नहीं कर रहा होता तो उसकी शानदार ट्रेनिंग स्पीड के बाद भी उसे यहाँ तक पहुंचने में करीब आधा साल लगता। वेव आफ्टर वेव विस्कस एनर्जी जियान की बॉडी में लगातार एंटर करती है। एक सडन मोमेंट के बाद उसका फेस अचानक से मूव होता है। उसकी आंखें थोड़ी सी ट्विच होती हैं, जिसके बाद हम उन्हें ओपन होते हुए देखते हैं। अभी उसकी आंखों में एक सरप्राइज देखा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि उसकी आंखें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से खुली हो, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान जियान ने अपनी बॉडी में एक चेंज को डिस्कवर किया था। जो उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में 3000 लाइटिंग बॉडी इल्यूजनरी अवतार था, वो भी इस ब्लड रेड कलर की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। क्योंकि जियान ने इसे कुछ ज्यादा सप्रेस करके रखा है, उसने ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाया। इस वजह से जियान को अब जाके मालूम पड़ा कि उसका अवतार भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जियान कहता है यहाँ की एनर्जी सोल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकती है। थोड़ी और देर तक हेजिटेट करने के बाद वो एक चुटकी बजाता है। उसके साइड में एक लाइट लैंड करती है। ये अवतार अपियर हुआ ही था तभी इसकी बॉडी के अंदर का इंटीरियर एक सक्शन फोर्स को क्रिएट करता है। सराउंडिंग में जो ब्लड रेड कलर की एनर्जी थी वो भी इसकी तरफ खींचने लगी थी। इसका एक पोर्शन अवतार की बॉडी में जाके एंटर होता है। जैसे ये विस्कस एनर्जी उस अवतार की सरफेस में जाके लगती है, हमें वहाँ से एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। ये फॉलन हार्ट फ्लेम और उस फायर पॉइजन के कोलिजन का साउंड था। अच्छी बात है कि फॉलन हार्ट फ्लेम अवतार को प्रोटेक्ट कर रही है, वरना जैसे ही अवतार अपियर होता यहाँ का खतरनाक फायर पॉइजन इसे पूरी तरीके से एरोड कर देता। ये
तुरंत ही स्कैटर हो सकता था। इस सीन को देख के जियान एक रिलीफ फील करता है। जैसे ये वास्ट एनर्जी अवतार की बॉडी में एंटर करती है, इसकी बॉडी से एक ब्लड रेड ग्लो एमिट होता है। अगली पल में जो इल्यूजनरी अवतार था वो एकदम ब्लड रेड हो जाता है। ऑल्दो इसका कलर चेंज हुआ था, लेकिन जियान जिसका कनेक्शन ऑलरेडी इसके साथ है वो ये सेंस करता है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही तेजी से इंप्रूव हो रही है। जियान के चेहरे पे एक शॉक्ड एक्सप्रेशन अपीयर होता है। वो कहता है जिस हिसाब से ये फॉलन हार्ट फ्लेम इस एनर्जी को रिफाइन कर रही है, मेरा ये अवतार बहुत जल्दी इंटरमीडिएट स्टेट पे पहुंचने वाला है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि यहाँ की एनर्जी से एक स्पिरिचुअल अवतार भी रिफाइन हो सकता है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही जियान अपनी 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंचा पाएगा। अगर ये खबर कहीं विंड लाइटनिंग पवेलियन के उन एक्सपर्ट्स के कानों तक पहुंचती है जो इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया करते हैं, मोस्ट लाइकली वो वहीं पे खून की उल्टी कर देंगे। ये बात लागू होती है खासकर उस फेंटियान के ऊपर। हमें ये पता होना चाहिए कि फेंटियान को 3000 लाइटनिंग मूवमेंट बॉडी के इल्यूजनरी अवतार को इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंचाने में 5 साल लग गए थे। वहीं पे जियान ने इस 5 साल के टाइम को शॉर्ट करके कर दिया था आधा साल। ये गैप एकदम जमीन और आसमान के बराबर है। यहाँ की ये ब्लड रेड कलर की एनर्जी इस तरीके के मिरेकुलस इफेक्ट को पोजेस करती है, मोस्ट लाइकली इसके बारे में जिनशी को भी पता नहीं होगा। आफ्टर ऑल उनके पास कोई हेवनली फ्लेम नहीं थी जिससे वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। इस वजह से वो अपनी सोल को यहाँ पे रिलीज कर ही नहीं सकते। अगर ये फायर पॉइजन उनकी सोल तक पहुंच जाता तो फिर इस चीज का उसके बाद कोई क्योर ही नहीं है। उनकी जान जाने एकदम पक्की हो जाती। इस बात को डिस्कवर करने के बाद जियान का डांस करने का मन हो रहा था। अभी उसकी आंखें टिकी हुई थी उस अवतार के ऊपर जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है। ये प्रोसेस काफी टाइम तक चलती रहती है। जब ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसके अवतार के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, तभी जियान रिलैक्स होने की हिम्मत करता है। वो अपने अवतार को साइड में बिठाता है जिससे वो लगातार एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सके। भले ये दोनों यहाँ की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करें, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की बिल्कुल कमी नहीं पड़ने वाली। जियान भी अपनी बॉडी के इंटीरियर को चेक करता है। तुरंत ही उसकी आंखों में एक जॉय फ्लैश हुआ था। वो कहता है मैं 2 हुआंग क्लास के पीक पे पहुंच गया हूँ। लगता है उस जिनशी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। लगता है मैं यहाँ पे 2 हुआंग क्लास में ब्रेक थ्रू करके डोजोंग में एंटर कर सकता हूँ। हाउएवर इसमें काफी लंबा टाइम लगने वाला है। जियान अपने सर को ऊपर करता है। यहाँ की एनर्जी इतनी ज्यादा विस्कस थी कि उसकी नजर ज्यादा आगे तक नहीं जा रही थी। ऊपर ये डार्क रेड कलर काफी प्रेशर फील करवा रहा था। लेकिन डोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए जियान अपनी दांती मीस के यहाँ पे एंड्योर ही कर सकता है। वो कहता है अगर मैं यहाँ पे डोजोंग क्लास में सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो मैं अपने बलबूते पे उस ओल्ड फेटियन से भी फाइट कर पाऊंगा। और अगर मैं ओल्ड याओ की स्ट्रेंथ को दोबारा से बोरो करता हूँ तो मैं उस फेटियन से बराबरी की फाइट कर सकता हूँ। 2 हुआंग और डोजोंग में बहुत ही बड़ा गैप है। अगर जियान डोजोंग में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसके और फेटियन के बीच में कोई इतना बड़ा गैप नहीं रहेगा जो बिल्कुल अनरीचेबल लगे। एक्सटर्नल चीजों की हेल्प से जियान उस फेटियन से भी फाइट कर सकता है। और तो जैसे ही जियान डोजोंग में ब्रेक थ्रू करेगा तो उसके टियर 7 पिल के रिफाइन करने के चांसेस भी काफी हाई हो जाएंगे। फिर उसे सिर्फ लक पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा। इस एबिलिटी के साथ जियान को कॉन्फिडेंस है कि वो पिल टावर की पिल गैदरिंग में कम से कम टॉप 10 में तो पहुंच ही सकता है। डोजोंग क्लास में पहुंचने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं इस बारे में सोच के जियान की आंखें और भी ब्राइट हो गई थी। वही गहरी सांस लेने के बाद देखता है अपने स्पिरिचुअल अवतार की तरफ जो कि काफी तेज से एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फाइनली जियान ने अपनी आंखें बंद करके ट्रेनिंग हैंड सीरीज को बनाना शुरू कर दिया था। इस बार उसने मन बना लिया था कि वो जब तक डोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता है तब तक वो हेवन माउंटेन ब्लड पूल के बॉटम एरिया को नहीं छोड़ेगा। जियान की ट्रेनिंग स्टेट में एंटर करने के बाद यहाँ का बॉटम बिल्कुल क्वाइट हो जाता है। बस यहाँ पे एक चेंज आया था। अभी जियान जैसा एक और फिगर उसके साइड में बैठा हुआ होता है जिसके अंदर काफी अमाउंट में एनर्जी लगातार जाती रहती है। इस जगह पे टाइम बहुत ही जल्दी पास होता है। जियान जिसने ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर लिया था वो टाइम के फ्लो को पूरी तरीके से भूल जाता है। वो ग्रेजुअली उस कंडीशन में एंटर कर जाता है जहाँ पे उसकी सराउंडिंग की कोई भी खबर नहीं रहती। जब तक वो ब्रेक थ्रू नहीं करता तब तक यहाँ से जाने का कोई चांस नहीं है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है उस वॉल्केनो का माउथ। अभी यहाँ पे 2 फिगर आसमान में फ्लोट कर रहे होते हैं। इनके दोनों हाथ होते हैं पीछे। जिनशी अपनी आईब्रोज को निट करके बोलते हैं जियान को वहाँ पे गए ऑलरेडी 2.5 महीने हो चुके हैं। अभी हेवन माउंटेन ब्लड पूल जो कि पहले भरा था वो भी बिल्कुल शैलो हो गया है और तो और उसके अंदर का वो लाल रंग और भी पेल हो चुका है। दूर से देखने पे ये किसी नॉर्मल वाटर से अलग नहीं अपीयर हो रहा था। इसके अंदर की एनर्जी भी वहां तक ट्रांसपेरेंट हो गई थी जिसे और भी अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता। साइड में खड़े जिनजीयू काफी हेल्पलेस फील करते हैं। तुरंत ही वो एक हेजिटेशन के साथ कहते हैं क्या उसके साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। नीचे का हेवन माउंटेन फायर पॉइजन बहुत ही डेंस है। इवन मेरी भी ज्यादा नीचे जाने की हिम्मत नहीं है। जिनशी अपने सिर को हिलाते हुए एक डीप वॉइस में बोलते हैं ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ऑल्दो हेवन माउंटेन ब्लड पूल के नीचे का फायर पॉइजन बहुत ही डेंस है लेकिन ये हेवनली फ्लेम का सामना नहीं कर सकता। लेकिन जब वो ये बात कह रहे थे तो उनकी आवाज कॉन्फिडेंट भरी नहीं थी। जियान को हेवन माउंटेन ब्लड पूल में एंटर हुए ऑलरेडी 2.5 मंथ हो चुके हैं। ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही है। ब्लड पूल के नीचे का वो फायर पॉइजन बहुत ही ज्यादा डेंस है। जिनशी भी वहाँ पे ज्यादा समय तक रुक नहीं सकते। ऑल्दो जियान के पास हेवनली फ्लेम है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार 2 हुआंग पे ही है। जिनशी की ऐसी अपीयरेंस को देख के जिनजीयू साय करते हैं। इन 2.5 महीनों में इस एनर्जी टाइड की एनर्जी बहुत ही कम हो गई थी। फंक्शनर और बाकी के लोग इस ब्लड पूल में करीब 5 दिन तक रहते हैं। थोड़ी सी
फॉर्मेलिटीज करके ये लोग भी चले गए थे। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें इस बार काफी बेनिफिट हुआ है। अपने फैक्शंस में वापस जाने के बाद इनका दोजोंग में ब्रेक थ्रू का टाइम और भी क्लोज आ जाएगा। वहीं पे नालन यानरान ब्लड पूल के अंदर 3 दिन ही रह पाई थी। ये इसलिए क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी एकदम सैचुरेटेड हो गई थी। उसके पास बाहर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बाहर आने के बाद वो जियान का करीब 2 महीने तक इंतजार करती रहती है। एंड में कोई चॉइस न होने की वजह से उसे भी जाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बस जियान ही ऐसा है जिसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है। थोड़ी सी और डीप थिंकिंग के बाद जिनशी अपनी दांती मीस के बोलते हैं, अगर आज कोई न्यूज नहीं आई तो मैं खुद हेवन माउंटेन ब्लड पूल के बॉटम तक जाऊंगा। उन्हें अपने बॉडी के फायर पॉइजन को रिमूव करने के लिए जियान की हेल्प की रिक्वायरमेंट थी। इस वजह से वो भले ही जानते थे कि उनका ब्लड पूल के बॉटम में एंटर करना सही नहीं है, फिर भी उनके लिए सिचुएशन को जानना काफी जरूरी था। ये सुन के जिनजीयू नॉट करते हैं, लेकिन जैसे ही जिनजीयू ने अपने सर को नोट किया था, वोल्केनो के सराउंडिंग में से एक लाउड रंबलिंग नॉइज बाहर आती है। उनके चारों तरफ की एनर्जी बहुत ही तेज से फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है। इस रंबलिंग नॉइज के अपीयरेंस के बाद हम देख सकते हैं कि आसपास की नेचुरल एनर्जी उस वोल्केनो के मुंह की तरफ इकट्ठी हो रही है। जहाँ पे एनर्जी गैदर हो रही थी, जिनशी और जिनजीयू की नजरें भी वहीं पे जाके टिकती हैं। सरप्राइजिंगली वो लोकेशन थी हेवन माउंटेन ब्लड पूल की। अचानक से वो इस चेंज की वजह से जिनजीयू भी स्टार्टल्ड हो गए थे। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। जिनशी भी अपनी आईब्रोज को निट करते हैं। उनकी इंटेंस नजरें जाती हैं उस वोल्केनो के मुंह के अंदर। एक वर्ल्ड पूल जिसका साइज डजन मीटर से ज्यादा होगा वो वहाँ पे अपीयर हुआ था। इस वर्ल्ड पूल के मिडिल में था एक डार्क ब्लैक होल। सारे की सारी सराउंडिंग एनर्जी इसी में एंटर कर रही होती है। जिनशी कहते हैं ब्लड पूल के इंटीरियर में कुछ ऐसा है जो कि नेचुरल एनर्जी को बहुत तेजी से अब्सॉर्ब कर रहा है। अगर मेरा गैस करेक्ट है तो ये फिनोमेना जियान के द्वारा ही क्रिएट किया गया होगा। जिनजीयू सरप्राइज वाली वॉइस में बोलते हैं, जियान की स्ट्रेंथ को देखते हुए वो इस तरीके के फिनोमेना को कैसे क्रिएट कर सकता है। अचानक से उनके दिमाग में एक चीज क्लिक करती है। हम उनकी आंखों को एकदम वाइड होते हुए देखते हैं। एक शॉक्ड फेस को लेके वो जिनशी की तरफ मुड़ते हैं। वो कहते हैं ये लड़का क्या ये सच में दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने जा रहा है। जिनशी की आंखों में भी एक स्ट्रेंज लुक फ्लैश होता है। एक मोमेंट के बाद वो नोट करके बोलते हैं, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इस लड़के ने सच में ये करके दिखा दिया। ऑल्दो ये हेवन माउंटेन ब्लड पूल कुछ ऐसे इफेक्ट्स को पोजेस करता है जिससे बॉटल नेक के ब्रेक थ्रू में काफी हेल्प होती है, लेकिन ये मेरे लिए भी पहली बार है जब कोई मेरे सामने ब्लड पूल की हेल्प से ब्रेक थ्रू कर रहा है। अगर ये बात बाहर फैल जाती है तो हेवन माउंटेन ब्लड पूल का अट्रैक्शन और भी बढ़ने वाला है। तभी मैं कहूँ ये ब्लड पूल के बॉटम में इतने टाइम तक क्यों रहा है। एक्चुअली मैं इसका इरादा एक ही बार में दोजोंग में ब्रेक थ्रू का है, लेकिन ये केस सिर्फ ऐसे ही लोगों पे लागू होता होगा जो कि हेवनली फ्लेम को पोजेस करते हैं। बॉटम का हेवन माउंटेन फायर पॉइजन बहुत ही फ्राइटनिंग है। जिनजीयू एक एक्साइटेड आवाज में बोलते हैं, लेकिन इस फेलो ने जो एनर्जी का फिनोमेना क्रिएट किया है सच में ये बहुत इनक्रेडिबल है। ये जगह अभी तक इस तरह कांप रही है। लगता है आसपास के 500 किलोमीटर के अंदर जो भी दोजोंग होंगे वो भी इन फ्लक्चुएशंस को सेंस कर पाएंगे। जिनशी नोट करते हैं। उनकी आंखें भी फोकस्ड हो जाती हैं उस हेवन माउंटेन ब्लड पूल की तरफ। अभी उनके चेहरे पे एक रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन आ गया था। जब तक जियान के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होता है उनके अंदर का फायर पॉइजन भी रिजॉल्व हो पाएगा। जब तक इन दोनों के बीच में बातें हो रही होती हैं, सराउंडिंग एनर्जी की फ्लक्चुएशंस और भी इंटेंस होती जाती हैं। वेव आफ्टर वेव नेचुरल एनर्जी चारों तरफ से इकट्ठी होती है, जिसके बाद ये एनर्जी उस वर्लपूल के अंदर एंटर करती है। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे इस पूरे हेवनाई माउंटेन को एक कलरफुल एनर्जी ने कवर करके रखा है। ये एनर्जी एक स्टॉर्म की तरह घूम रही होती है। यहाँ पे जो अचानक से ये फिनोमेना क्रिएट हुआ था, इसने पूरी गोल्ड सॉलिंग माउस टाइप का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। लोगों की स्टंट नजरें यहाँ पे टंग जाती हैं। उनकी आंखों में दिखाई देती है सब्सटेंस जैसी एनर्जी। वहीं पे जो गोल्ड सॉलिंग माउस टाइप के वीक माउस थे वो तो इस एनर्जी के प्रेशर की वजह से ट्रेम्बल हो रहे थे। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा था आसपास की एनर्जी का फ्लो रिड्यूस न होके बल्कि और भी इंक्रीज हो जाता है। एंड में जाके तो ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत एनर्जी पिलर्स आसमान से नीचे गिर रहे हैं। जैसे जैसे ये इंटेंस एनर्जी नीचे जाती है, एक मैजेस्टिक ऑरा जैसे कोई एम्परर ड्रैगन जाग रहा है वो ब्लड पूल के बॉटम से रिलीज होता है। ये ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इवन जिनशी और जिनजीयू के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। जिनजीयू एक डाउट के साथ बोलते हैं, ये ऑरा तो किसी ऐसे इंसान का नहीं लगता जिसने अभी ही दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू किया हो। जिनशी नोट करके बोलते हैं, तुमने सही कहा, जो 1 स्टार दोजोंग होते हैं ये ऑरा उनसे बिल्कुल इन्फीरियर नहीं है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्रेक थ्रू के टाइम में ऑरा एकदम पीक पे होता है। पर जैसे ये ब्रेक थ्रू कंप्लीट होता है ये ऑरा भी ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। जियान का ये ऑरा काफी तेजी से स्प्रेड होता है। बहुत ही कम समय में इसने पूरे हेवनाई माउंटेन को कवर कर लिया था। इतने माइटी ऑरे के सामने कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए जैसे कि जिनशी, बाकी सभी के दिलों में एक फियर फ्लैश होता है। बहुत सारी गोल्ड सोलोइंग माइस जो कि अभी इवॉल्व नहीं हो पाए थे उनकी पैनिक स्क्रीचेस की आवाज गूंजती है। जैसे जैसे यहाँ की मैसिव एक्टिविटी और ब्लड पूल के बॉटम से आने वाला ये ऑरा फैलता है, हेवनाई माउंटेन रेंज के 500 किलोमीटर के अंदर जो भी एक्सपर्ट्स थे वो सभी कुछ न कुछ सेंस करते हैं। एक ही इंस्टेंट में सभी की आंखें जाती हैं हेवनाई माउंटेन रेंज की तरफ। एक बंदा कहता है, ये ऑरा क्या कोई दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने वाला है? जिस डायरेक्शन में से ये आ रहा है लगता है ये हेवनाई माउंटेन रेंज में। क्या ये गोल्ड सोलिंग माउस टाइप का कोई और मेंबर है? तो दूसरा बंदा कहता है ये लोग बहुत ही लकी हैं, लगता है गोल्ड सोलिंग माउस टाइप की स्ट्रेंथ और भी बढ़ने वाली है। तभी
तभी एक और एक्सपर्ट बोलता है ये हेवन आई माउंटेन पूल बहुत ही सही चीज है, लगता है मुझे अपने सेक्ट के डिसाइपल्स को और भी अच्छे से ट्रेन करना होगा ताकि वो 3 सालों के बाद इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सीन शिफ्ट होता है उस वोल्केनो की तरफ। अब यहाँ पे एनर्जी इतनी खतरनाक तरीके से फ्लो हो रही थी कि हवा में कई विस्लिंग साउंड सुनाई देते हैं। उस वर्लपूल की रोटेशन और भी क्रेजी हो जाती है, कई वेव्स आसपास के बड़े बड़े पत्थरों में टकराती हैं जिससे बैंग बैंग की आवाजें आ रही थी। परहैप्स यहाँ पे नेचुरल एनर्जी कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन हेवन आई माउंटेन रेंज के ऊपर काले बादल इकट्ठे हो गए थे। एक ही इंस्टेंट में जो ब्राइट वेदर था अब उसे काले बादलों ने ढक लिया था। आसमान में क्या चेंजेस हो रहे हैं उस पर जिंजी या फिर जिनशी कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उनकी आंखें टिकी हुई थी उस ब्लड पूल के ऊपर। उनके सेंसेस के हिसाब से ब्लड पूल के बॉटम से आ रही सक्शन फोर्स एकदम पीक पे पहुंच चुकी है। जिनशी वर्ल्ड पूल के फ्राइटनिंग रोटेशन को देख के बोलते हैं अब वो बाहर आने वाला है। जिनशी के मुंह से आवाज बाहर निकली थी तभी एक ऐसी बैंक की आवाज सुनाई देती है जैसे उस ब्लड पूल की सरफेस पे किसी ने बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया हो। ये अचानक से एक्सप्लोड होती है। आसमान में कई वाटर पिलर शूट हो जाते हैं। आसमान में जाके ये वाटर पिलर्स भी फूट जाते हैं। लग तो ऐसा रहा था जैसे पूरा हेवन आई माउंटेन रेंज के ऊपर बारिश हो गई हो। ब्लड पूल में से और भी ज्यादा वाटर बाहर आता है। एक इंस्टेंट के बाद एक दहाड़ की आवाज जो कि ब्लड पूल के बॉटम से आ रही थी वो आसमान में गूंजने लगती है। ये अपने अंदर बहुत ही खतरनाक धुकी को कंटेन कर रही थी। ये रोर की आवाज इतनी खतरनाक थी कि आसपास के कई माउंटेन्स एकदम ट्रेम्बल हो गए थे। स्पेस लगातार डिस्टॉर्ट होता है और वो वाटर पिलर्स भी लगातार बाहर आते हैं। अब ये पूरी हेवन आई माउंटेन रेंज एकदम ट्रेम्बल होने लगी थी। वोल्केनो के माउथ के पास से एकदम स्पाइडर वेव्स जैसे क्रैक्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही में आसमान में एक डेफनिंग साउंड सुनाई देता है। माउंटेन पीक की ट्रेमलिंग बस थोड़ी सी स्टॉप हुई थी तभी बूम साउंड के साथ बहुत ही बड़ा पिलर जिसने लगभग पूरे ब्लड पूल को कवर कर लिया था वो वोल्केनिक एरप्शन की तरह ऊपर शूट हो जाता है। जो वोल्केनो के मुंह पे वर्ल्ड पूल क्रिएट हुआ था इस वाटर पिलर की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। इस वाटर पिलर की हाइट 10 मीटर से ज्यादा की होगी। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो अचानक से ये कोलैप्स हो जाता है। आसमान से कई पानी की धारें नीचे गिरती हैं। चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा था। फाइनली ये रेन नीचे जाके टकराती है। पत्थर पे कई स्क्रैचेस आ जाते हैं। अभी जो भी लोग हेवन आई माउंटेन रेंज में मौजूद थे सभी की आंखें टिकी होती हैं आसमान पे। जो रेन लगातार आसमान से नीचे गिर रही होती है उसे लगता है किसी ने बीच में से ही चीर दिया है। हम वहाँ पे क्लियर रास्ते को बनते देखते हैं जहाँ से ये रेन सेपरेट हुई थी। अभी आसमान में एक स्किनी फिगर अपीयर होता है। अब इस फिगर के पैर एम्प्टी एयर पे चल रहे होते हैं और उसकी बॉडी एकदम स्ट्रेट होती है। उसके शरीर से रिलीज हो रहा वो मैजेस्टिक ऑरा कुछ ऐसा था जैसे कि एक ही बार में आसमान को चीर सकता है। जब लोग इस ऑरे की स्ट्रेंथ को सेंस करते हैं तो लोगों के मुंह से निकलती हैं रिस्पेक्टफुल और एनवियस आवाजें। वो कहते हैं एक दोजोंग। वो स्किनी फिगर आसमान में खड़ा होता है लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करती। सिर्फ उसके ऑरे से ही लोग एकदम ट्रेम्बल हो रहे थे। इस कॉन्टिनेंट में जब कोई दोजोंग में पहुंचता है तभी उसे ट्रू एक्सपर्ट कहा जाता है। अगर कोई सेंट्रल प्लेन्स में लगातार सर्वाइव करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ तक पहुंचना एकदम प्री कंडीशन है। अभी जियान ने इतनी यंग एज में इस स्टेज को क्रॉस कर दिया है। ये अचीवमेंट सच में इम्प्रेसिव है। अभी जियान के बैक पे न कोई दुई की विंग्स थे न कोई बोन विंग्स। हवा में चलना एक दोजोंग का यूनिक इंडिकेटर है। सभी लोगों की आंखें इन रेंज से पास होकर पॉज होती है उस फिगर पे। इस इंस्टेंट में ये पूरी हेवन आई माउंटेन रेंज एकदम साइलेंट हो जाती है। जो आसमान से पानी की बूंदें गिर रही होती है बस उसी के साउंड सुनाई दे रहे थे। आसमान में उस फिगर के फीट मूव नहीं होते। जो रेन उसके 10 मीटर के दायरे के पास आती थी वो ऑटोमेटिकली स्कैटर हो जाती थी। ऐसा लग रहा था कि जियान के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर है। अभी जियान की आंखें एकदम बंद होती हैं लेकिन वो मैजेस्टिक ऑरा उसकी बॉडी से गायब नहीं होता। अभी वो एक स्टैच्यू की तरह दिख रहा था। जियान को इस तरीके से पॉज होते हुए देख जिंजी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं इसके साथ क्या हुआ। करेंटली जियान का एडवांसमेंट एकदम सक्सेसफुल रहा है, फिर उसकी ये क्या कंडीशन हो गई है। जिंजी थोड़े से हेजिटेशन के साथ बोलते हैं लगता है जियान अब एक यूनिक कंडीशन में एंटर हो गया है। ये सुन के जिंजी स्टार्टल्ड हो जाते हैं। इवन दो उनकी स्ट्रेंथ जियान से आगे होती है लेकिन फिर भी जियान की बॉडी में क्या चल रहा है इसका उन्हें कुछ पता नहीं चलता। जिंजी कहते हैं हमें वेट करना होगा, वो जल्दी ही रिकवर होगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है जियान की तरफ। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो जियान जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती हैं हम उसके एक्सप्रेशंस को लगातार चेंज होते हुए देखते हैं। जो उसके आईब्रोज के बीच में फायर सील थी जिसने काफी टाइम से कोई एक्टिविटी शो नहीं करी अभी वो एक वार्म सेंसेशन को रिलीज कर रही थी। इनिशियली जियान काफी अनसर्टेन था कि क्या हो रहा है। उसे बस ये पता था कि जैसे ही उसने दोस्तों में ब्रेक थ्रू किया उसके अंदर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है। एट द सेम टाइम वो फील करता है अपनी आंखों के बीच में उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जिसे मास्टर याओलाओ ने छोड़ा था। ये बात है उनके कैप्चर होने के पहले की। ऐसी बात नहीं है कि जियान ने इसका पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। जब जियान ने पहले दो हुआंग में ब्रेक थ्रू किया था तब उसने इस फायर सील में रेमिनेंट स्पिरिचुअल सील को फॉलो किया था। उस स्पेस में एंटर करने के बाद जियान को मालूम पड़ा था कि हॉल ऑफ सोल ने मास्टर याओलाओ को कैसी जगह पे रखा हुआ है, लेकिन तब क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी वीक थी उसे चीजें बहुत ही ब्लरी दिखाई दी थी। पुराने एक्सपीरियंस की वजह से जैसे ये चेंजेस शुरू होते हैं उसे समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। उसकी बॉडी की पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठी होकर उस फायर सील में एंटर करती है। जैसे उसकी ये मेंटल स्ट्रेंथ इस फायर सील में एंटर करती है उसकी आंखों के सामने होती है एक फ्लैश। एक स्ट्रेंज डार्क ब्लैक टनल अपीयर हुई थी। बिना किसी हेजिटेशन के जियान की
मेंटल स्ट्रेंथ इसके अंदर घुस जाती है। ये डार्क ब्लैक टनल बहुत ही लंबा था, लेकिन पुराने एक्सपीरियंस की वजह से जियान कुछ खास एंग्शियस नहीं होता। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इकट्ठा रखते हुए वो लगातार ट्रैवल करता रहता है। उसकी ट्रैवलिंग काफी टाइम तक चलती रहती है। फाइनली इस टनल के एंड पे जाके एक हल्का सा प्रेशर फील होता है। अब यहाँ पे एक डार्क और इंटेंस फ्लक्चुएशन फील हो रही थी। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंची थी, तभी सामने से एक डार्क कोल्डनेस आती है। पहले वाला वो सेम डार्क हॉल उसकी आंखों के सामने अपीयर होता है। ये डार्क हॉल इतना बड़ा होता है कि इसे फ्राइटनिंग भी कहा जा सकता है। ये पूरी तरीके से ब्लैक ग्रेश कलर में कवर्ड होता है, जिससे कोई भी प्रेशर फील करेगा। इस हॉल में करीब 10 मीटर से ज्यादा बड़े बड़े बहुत सारे ब्लैक रॉक पिलर्स होते हैं। हम इन खंभों पे कई अजीब अजीब से सिंबल्स को देख सकते हैं। इनमें से हल्का सा ग्लो बाहर आता है, जैसे कि किसी की आंखें फ्लिकर हो रही हो। मतलब ये था एकदम भूतिया माहौल। जियान की नजरें इस पूरे बड़े हॉल को ऑब्जर्व करती हैं। इसका साइज इतना ज्यादा था कि जियान इसे एस्टिमेट नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो देखते एक सर्टेन एरिया की तरफ, वहाँ पे बहुत सारे लाइट के क्लस्टर्स फ्लिकर हो रहे होते हैं। ध्यान से देखने पे मालूम पड़ता है कि इनके अंदर स्पिरिचुअल बॉडीज हैं, जिनकी आंखें अभी बंद होती हैं। ऑल्दो लास्ट टाइम भी जियान ने ये देखा था, लेकिन तब टाइम कम था और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत वीक। इस वजह से जो भी दिखाई दिया था वो काफी ब्लरी था। लेकिन इस बार वो क्लियरली देख पाता है कि ब्लैक चेन्स ने इन्हें बांध के रखा है। ये ब्लैक कलर की चेन उन सोल बॉडीज के गर्दन पे थी। वो सेंस करता है कि इन सोल बॉडीज के अंदर से कुछ पावर इन चेन्स में फ्लो कर रही है। जब उसकी नजर इन काली चेन्स को फॉलो करती है तो वो देखता है कि ये काले कलर के पिलर से कनेक्टेड है। ऐसा लगता है कि ये पत्थरों के पिलर्स इन सोल बॉडीज के अंदर से कुछ अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जियान को ये सीन बहुत ही क्रीपी लग रहा था। लगता है हॉल ऑफ सोल इस तरीके की चीजें एज अ न्यूट्रिएंट यूज करती है। ऑल्दो जियान अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में था, लेकिन उसके चेहरे पे अभी शॉक्ड एक्सप्रेशन देखा जा सकता है। उसके चेहरे पे शॉक कुछ समय तक लास्ट करता है, तभी उसकी फायर सील में से एक सिग्नल आता है। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी केयरफुली इस लार्ज हॉल में ड्रिफ्ट करती है। किसी अननोन रीजन की वजह से वो इस बड़े से हॉल में किसी एक भी हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट को नहीं देख सकता। यहाँ पे बस एक घोस्टली साइलेंस होता है, एक मौत की स्ट्रेंज और ग्लूमी जगह। जियान के दिमाग में इस तरीके की यहाँ की इमेज बनी थी। जब वो ये सब सोच रहा होता है, उसकी सर्च बिल्कुल रुकती नहीं। उसकी नजरें जाती हैं हॉल के इंटीरियर पे। एक मोमेंट के बाद हम उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। उसके दिल में एक जॉय फैल गया था। जो पहले हल्की सी फ्लक्चुएशन आ रही होती है, अब वो और भी ऑब्वियस हो गई थी। जब ये थॉट उसके दिमाग में फ्लिकर हो रहा होता है, जियान की स्पीड भी इंक्रीज हो गई थी। लेकिन वो अपनी स्पीड को कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। वो अच्छे से जानता था कि यहाँ पे एक ऑनरेबल एल्डर है जिसकी स्ट्रेंथ है 2 जोन। अभी वो इस हॉल को गार्ड कर रहा होगा। ऑल्दो जियान की स्ट्रेंथ अब वो पहले जैसी नहीं रही है, लेकिन वो इतना बड़ा मूर्ख भी नहीं था कि वो सोचे कि वो एक एलीट 2 जोन से फाइट कर सकता है। थोड़े से और टाइम तक आगे ट्रेवल करने के बाद जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पॉज होती है। उसकी स्टार्टल्ड आंखें देखती हैं आगे की तरफ। उसके सामने था एक लाइट का क्लस्टर जो कि कुछ खास स्टैंड आउट नहीं कर रहा था। अभी एक टेबल के ऊपर सस्पेंडेड होता है। इस क्लस्टर के अंदर होता है एक ओल्ड मैन जिसकी बॉडी काफी इल्यूजनरी लग रही थी। इस ओल्ड मैन की अभी दोनों आंखें बंद होती हैं। ये ओल्ड चेहरा जो कि बहुत फैमिलियर था, सरप्राइजिंगली मास्टर याओलाओ का था। मास्टर याओलाओ की सोल बॉडी के नेक के अराउंड भी एक चेन ने रैप कर रखा था, और तो और ये चेन बाकी के चेनों से काफी लंबी थी। इसमें वो अजीब से सिंबल्स भी काफी ज्यादा थे। जियान की पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एकदम कांपने लगती है। अभी उसमें एक एक्साइटमेंट और एक ऐसी फीलिंग थी जिसे वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जियान उस फेस की तरफ देखता है जो कि अब पहले से भी ज्यादा ओल्ड लग रहा था। मास्टर याओलाओ को कैप्चर हुए अब 3 से 4 साल हो चुके होंगे। जब जियान सोचता है कि मास्टर याओलाओ ने पिछले 3 सालों में किस तरीके से सफर किया होगा, तो उसके दिल में एक ऐसा पेन फील होता है जैसे कोई उसके दिल को पकड़ के मसल रहा है। साथ ही में एक बहुत ही डेंस किलिंग इंटेंट उसके दिल में जाग चुका था। जियान की सारी अचीवमेंट्स को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है तो मास्टर याओलाओ को। जैसा कि कहावत में होता है, एक टीचर की पोजीशन फादर के जैसी ही होती है। जियान भी मास्टर याओलाओ को एज अ फादर व्यू करता था। ये काफी नेचुरल बात है कि जब जियान ने देखा मास्टर याओलाओ किस तरीके का टोर्मेंट सह रहे हैं, तो उसके दिल में भी कांटे चुभ रहे थे। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस रॉक टेबल के पास जाती है। अलर्टनेस की वजह से वहाँ पे लैंड नहीं करता। उसकी आंखें देखती है मास्टर याओलाओ को, जिन्होंने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। वो मास्टर याओलाओ की लाइफ फोर्स को सेंस करता है। ऑल्दो ये काफी वीक थी, लेकिन अच्छी बात है कि इन्हें कुछ सीरियस नहीं हुआ। जब जियान मास्टर याओलाओ को ऑब्जर्व कर रहा था जो कि अभी सोए हुए, लगता है मास्टर याओलाओ ने भी कुछ सेंस कर लिया था। उनकी आईलिड्स थोड़ी सी ट्विच होती हैं। काफी स्ट्रगल के बाद वो अपनी आंखें खोल लेते हैं। जैसे ही उनकी वो सूखी आंखें खोली थी, मास्टर याओलाओ की बॉडी एकदम स्टिफ पड़ जाती है। उनकी डल आंखें दिखती हैं सामने की तरफ। उनकी बॉडी लगातार कांपती है। मास्टर याओलाओ को इस तरीके से बिहेव करते हुए देख जियान के भी सब्र का बांध टूट गया था। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डिस्टॉर्ट होती है। फाइनली वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक इल्यूजनरी फिगर में, जो कि मास्टर याओलाओ के सामने नील करता है। जियान मास्टर याओलाओ के सामने काउटाओ करता है। वो एक होर्स आवाज में बोलता है, टीचर मैं एक अनफिलियर डिसाइपल हूँ। याओलाओ सामने यंग मैन को देखते हैं जो कि अभी नीलिंग पोजीशन में था। उनकी आंखें एकदम मॉइस्ट हो जाती हैं। उसके एज में से एक हल्की सी आवाज आई थी, लिटिल फेलो तुमने ऑलरेडी काफी अच्छे से काम किया है। मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया। ये मेरी लाइफ की सबसे इनक्रेडिबल चीज है। ऑल्दो मास्टर याओलाओ अभी इम्प्रेजेंट थे, लेकिन उनकी आईसाइट कहीं नहीं गई थी। वो ये क्लियरली देख पा रहे थे कि जियान अभी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एक थ्रेड है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ थी, क्योंकि जियान अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के एक थ्रेड पर रिलाई करते हुए एक इंसानी इल्यूजनरी बॉडी का आकार ले पाया है। मास्टर याला ऑलरेडी ये गैस कर पाते हैं कि जियान ऑलरेडी दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर चुका है। जियान की आंखें लाल हो जाती हैं। वो एक हल्की आवाज में बोलता है, मास्टर आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आके आपको रेस्क्यू करूंगा। जियान के मुंह से शब्द निकले ही थे तभी पीछे से एक ओल्ड और इंडिफरेंट आवाज आती है। वो कहता है, शायद तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशंस नहीं है। इस ओल्ड वॉइस के साथ एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर डिसेंड होता है, लेकिन जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। जियान खड़ा होता है और पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें जाती हैं सामने वाले स्पेस पे जो कि अभी खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा था। एक ओल्ड मैन जिसने पर्पल कलर के क्लोथ्स को पहन रखा होता है वो वहाँ पे स्ट्रेंजली अपीयर होता है। इस पर्पल क्लोथ ओल्ड मैन की आंखें जियान के ऊपर जाती हैं। उसकी आईब्रोज तुरंत ही निट हो गई थी। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसे एक फैमिलियर फीलिंग दे रही थी। थोड़ी सी डीप थिंकिंग के बाद उसे कुछ याद आता है। वो एक सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, अरे तुम तो वही हो जो पहले मिले थे। जियान बिना रिप्लाई करे इस बुड्ढे को देखता रहता है। वो बुड्ढा कहता है, अनएक्सपेक्टेड बात है, जो इंसान इस वेनरेबल की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को भी रिसीव नहीं कर सकता था वो एक्चुअली में यहाँ तक पहुंच चुका है। वेल वेनरेबल और दोजोन एक ही चीज है। ये बुड्ढा आगे बोलता है, लगता है तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ये पर्पल क्लोथ ओल्ड मैन देखता है मास्टर यालाओ को जो कि उस लाइट क्लस्टर के अंदर होते हैं। वो एक स्माइल के साथ अपने हाथ को जियान की तरफ पॉइंट करता है। वो कहता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। जियान की आंखें एकदम वाइल्ड बीस्ट की तरह थी। उनमें एक ऐसी क्रेजीनेस अपीयर होती है जिससे अच्छे भी डर को फील करें। जियान कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आऊंगा तब मेरे टीचर को जो भी यहाँ पे सफरिंग्स हुई हैं उन सभी के हिसाब एकदम ब्याज के साथ चुकता होंगे। वो पर्पल क्लोथ ओल्ड मैन अपनी आईब्रोज को रेज करता है। वो कहता है, होपफुली। ये कहने के बाद ही उसने अपने हाथों को क्लेंच कर दिया था। जहाँ पे जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो स्पेस एकदम ब्लास्ट हो जाता है। इस अटैक ने जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एलिमिनेट कर दिया था। जब मास्टर यालाओ जियान को डिसअपीयर होते हुए देख रहे होते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल आई थी। जियान एक दोजोन के सामने भी बिल्कुल डर शो नहीं कर रहा था। लगता है पिछले कुछ सालों में वो काफी ग्रो हुआ है। मास्टर यालाओ फील करते हैं कि अगली बार जब उनका डिसेबल अपीयर होगा वो बस अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में नहीं होगा बल्कि वो खुद आएगा। जब वो पर्पल क्लोथ मैन देखता है कि मास्टर यालाओ के चेहरे पे कितना ग्रेटिफाइड एक्सप्रेशन है तो उसकी आईब्रोज एकदम निट हो गई थी। पता नहीं क्यों लेकिन उसका दिल काफी अनईजी फील कर रहा था। ये फीलिंग न जाने कितने सालों से अपीयर नहीं हुई। ऑल्दो ये कुछ खास इंटेंस नहीं होती लेकिन फिर भी वो एक चिल फील करता है। उस बुड्ढे की हॉल में ऐसी आवाज गूंजती है। वो कहता है, जियान। हाँ। लाइट क्लस्टर के अंदर मास्टर यालाओ उस बंदे को देखते हैं जिसकी अभी भौहें सिकुड़ गई होती हैं। वो हंस के बोलते हैं, चिंटियन क्या हुआ, तुम अनईजी फील कर रहे हो? जब मास्टर यालाओ के शब्द उसके कानों में जाते हैं तो उस बुड्ढे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो एक हल्की आवाज में बोलता है, याओचेन तुम्हें बस अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर हॉल चीफ को तुम्हारी एल्केमिस्ट स्किल की जरूरत नहीं होती तो क्या तुम अभी तक जिंदा होते? मास्टर यालाओ का हेड मूव करता है जिससे उस चेन में से क्लैंग की साउंड आती है। अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारे जैसा सॉफ्ट ही नहीं हूँ। वो पर्पल क्लोथ ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हारे जैसा इंसान इस सिचुएशन को समझ ही रहा होगा। यहाँ पे फालतू में रेजिस्ट करना तुम्हारा ये डिसीजन बहुत ही फूलिश है। तुम्हारी एल्केमिस्ट स्किल को देखते हुए सिर्फ फिल टावर के वो ओल्ड फेलोज जो कि भी मरे नहीं है पूरे द्वीपी कॉन्टिनेंट में बस वही तुमसे कंपेरेबल है। अगर तुम हमारे हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी पोजीशन मुझसे भी हाई होगी। तुम इस जगह पे क्यों सफर करना चाहते हो? मास्टर यालाओ के चेहरे पे एक रेडिक्यूल वाला एक्सप्रेशन आता है लेकिन उनकी कुछ बोलने की इच्छा नहीं थी। वो बुड्ढा आगे बोलता है, आई थिंक तुम्हें पता ही होगा कि हमारे हॉल ऑफ सोल की स्ट्रेंथ किस लेवल की है, वरना तुम्हारे एरोगेंट बिहेवियर को देखते हुए तुम्हें इतने सालों तक छुपने की जरूरत नहीं होती। ऑल्दो ये जगह हॉल ऑफ सोल का बस एक ब्रांच हॉल है लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा डिसाइपल यहाँ पे आ सकता है? ये सुन के मास्टर यालाओ स्माइल करते हैं। अब उनकी वो पुरानी आंखें एकदम ब्राइट हो जाती हैं। वो कहते हैं, अगर मैं इस समय कुछ भी बोलता हूँ तो इससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। जब समय आएगा तो चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। ये सुन के उस ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन एकदम सिंक हो जाते हैं। वो एक कोल्ड आवाज में बोलता है, तुम्हारे डिसाइपल का नाम जियान है ना? अगर मैंने करेक्ट गेस किया है तो वो भी सेंट्रल प्लेन्स आ चुका होगा। चलो अच्छी बात है, ये वेनरेबल उसका वेट करेगा लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हॉल ऑफ सोल के लोग उसके पीछे पड़े हैं वो उनके हाथों से पहले सर्वाइव कर सके। ये कहने के बाद वो ओल्ड मैन अपने हाथों को वेव करता है। उसके आसपास का स्पेस एकदम डिस्टॉर्ट होता है। बड़े अजीब तरीके से वो डिसअपीयर हो गया था। मास्टर यालाओ की फिस्ट थोड़ी सी क्लेंच होती है। उनकी आंखें टिकी थी उस स्पॉट पे जहाँ पे वो पर्पल क्लोथ मैन डिसअपीयर हुआ था। एक सॉफ्ट हंसी के साथ वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन जब एंड होती है तो ये हॉल दोबारा से डेड साइलेंस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है हेवनाई माउंटेन की तरफ। अभी आसमान से गिरने वाली वो बारिश भी बंद हो गई थी। आसमान से सूर्य की किरण नीचे गिरती है जिससे ये पूरा हेवनाई माउंटेन ब्राइट हो जाता है। और इनके बाद यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेश था। आसमान का वो स्किनी फिगर जो कि काफी टाइम से मूव नहीं हुआ है अचानक से उसकी बॉडी ट्रेम्बल होती है। उसकी वो टाइटली शट आंखें एकदम खुल जाती हैं। अभी उनमें एक बहुत डेंस किलिंग इंटेंट था। वो कहता है, टीचर वेट फॉर मी। जियान एक गहरी सांस लेने के बाद इस किलिंग इंटेंट को सप्रेस करता है। उसकी वो क्लेंच्ड फिस्ट ओपन होती है। जियान जिस पर्पल क्लोथ ओल्ड मैन से अभी मिला था वो उसकी लाइफ का पहला दोजोन एक्सपर्ट था। उसका वो वास्ट प्रेशर बहुत ही टेरिफाइंग था। अच्छी बात है कि जियान अब वो बंदा नहीं रहा है जिसने तब 2 हुआ में ब्रेक थ्रू किया था। जियान का मन उस प्रेशर के अंदर भी काम रहता है।
है। ये उससे काफी बेटर रिजल्ट था जब जियान ने उस बुड्ढे को देख भी नहीं पाया था और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ शैटर हो गई थी। उस डार्क ब्लैक होल में एंटर करने के बाद जियान को कई चीजों के बारे में मालूम पड़ा था। ऑफ कोर्स जिस चीज की वजह से जियान रिलैक्स फील कर रहा था वो ये थी कि मास्टर यालाओ अभी सेफ हैं। ऑल्दो मास्टर यालाओ की कंडीशन कुछ खास सही नहीं है, पर अच्छी बात है कि उनकी लाइफ डेंजर में नहीं है। भले ये केस हो, लेकिन जियान जानता था कि इसे और भी जल्दी करने की जरूरत है। मास्टर यालाओ के लिए अब तक इंड्योर करना काफी डिफिकल्ट हुआ होगा। अगर जियान और भी कई सालें लगा देता है तो फिर उनकी कंडीशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कहता है मैं एक बार यहाँ पे मैटर खत्म कर दूं, मुझे विंड लाइटिंग पवेलियन के हेडक्वार्टर्स की तरफ जाना ही होगा। फंगजुजे से मिलना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना मास्टर यालाओ को कम टाइम में रेस्क्यू करना ये मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है। ये सोचने के बाद जियान एक गहरी सांस लेता है। उसका माइंड एंटर करता है उसकी बॉडी में। वो सेंस कर पा रहा था कि उसकी बॉडी का इंटीरियर एकदम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया है। उसकी वेन्स 10 गुना ज्यादा एक्सपेंड ही नहीं हुई है, बल्कि वेन्स और हड्डियों के आसपास कुछ दुकी के क्रिस्टल्स भी थे और तो और उनमें से रिपीटेडली एक हल्का सा ग्लो फ्लैश होता है। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करके आगे की तरफ एक पंच को थ्रो करता है। हम उसकी फिस्ट के अराउंड स्पेस को डिस्टॉर्ट होते हुए देख सकते हैं। आसमान में एक बूम साउंड सुनाई दिया था। इससे पहले जब जियान ऑक्टेन ब्लास्ट को पूरी ताकत से यूज करता था, इस सिंपल पंच की स्ट्रेंथ उससे कई गुना ज्यादा है। दो हुआंग और दोजोंग दोनों ही में बहुत ही बड़ा गैप है। जियान कहता है मेरी करंट स्ट्रेंथ ऑलरेडी 1 स्टार दोजोंग पे स्टेबलाइज हो चुकी होगी, जिससे मेरा काफी टाइम बच गया है। मोस्ट लाइकली हेवन माउंटेन ब्लड पूल का इफेक्ट है। जब नॉर्मली लोग दोजोंग में ब्रेक थ्रू करते थे तो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ को 1 स्टार दोजोंग पे स्टेबलाइज करने के लिए काफी समय का वेट करना पड़ता था, लेकिन जियान ने स्टेप को अभी स्किप ही कर दिया है। वो सीधा पहुंच गया 1 स्टार दोजोंग पे। ऑल्दो ये 1 स्टार दोजोंग बोलने में काफी आसान लग रहा हो, लेकिन दोजोंग क्लास के हर एक लेवल में बहुत ही बड़ा गैप होता है। अगर कोई एलीट दोजोंग नॉर्मल तरीके से ट्रेन करता है तब भी काफी चांसेस हैं कि 10 साल के अंदर भी उसकी 1 स्टार स्ट्रेंथ ना बढ़े। जब ये सब सोच के जियान खुश हो रहा होता है, उसका ध्यान जाता है नीचे रॉक पवेलियन की तरफ। उसे जिनजियो और जिनशी दिखाई देते हैं। इमीडिएटली उसके पैर मूव होते हैं। स्लोली एम्प्टी एयर पे पैर रखते हुए वो आसमान से नीचे आता है। फाइनली वो रॉक पवेलियन पे लैंड कर गया था। जियान को देख के जिनजियो स्माइल करते हैं। वो कहते हैं हाँ लिटिल फेलो जियान, दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। वो जिस तरीके से जियान को एड्रेस करते थे उनके बिना रियलाइज करे हुए ये भी चेंज हो गया था। अभी जियान उनके सेम क्लास में आ चुका है और तो और ये लोग जानते थे कि जियान के पास बहुत सारे हिडन ट्रम्प कार्ड्स हैं। मोस्ट लाइकली अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो वो भी जियान को मैच नहीं कर पाएंगे। चाहे कोई भी किसी भी जगह पे हो, उसकी स्ट्रेंथ ही डिटरमाइन करेगी कि उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है। ऑल्दो पास्ट में जियान की वो स्ट्रेंथ थी जिस पर रिलाई करते हुए एक एक्सपर्ट दोजोंग से फाइट कर सके, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दो हुआंग था। कई दोजोंग क्लास के एक्सपर्ट्स की आंखों में जियान की दो हुआंग स्ट्रेंथ की वजह से वो उनके सेम लेवल पे खड़ा नहीं हो सकता। नेचुरली अब क्योंकि जियान ऑलरेडी दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर चुका है तो फिर जिनशी और जिनजियो का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब उनके शब्द भी काफी कर्टियस थे। जियान अपने हाथों को कव करके बोलता है मेरा बस लक ने साथ दिया है। अगर एल्डर जिनशी मुझे वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए स्पॉट नहीं देते तो मैं शायद यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। जियान ने ये बात बिल्कुल सही कही थी। अगर उसे हेवन माउंटेन ब्लड पूल की हेल्प नहीं मिली होती तो उसे दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए कम से कम 1 साल तो लग ही जाता। जिनशी भी अपनी बत्ती से दिखाते हुए बोलते हैं हम तो बस एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, मैं तुम्हारे थैंक्स के काबिल नहीं हूँ, लेकिन तुमने हेवन माउंटेन ब्लड पूल में 2 महीने से ज्यादा रह के मेरी एक्सपेक्टेशंस को भी क्रॉस कर दिया है। इवन मैं भी वहाँ पे इतने समय तक नहीं रह सकता। जियान स्टार्टर्ड होकर कहता है मैं वहाँ पे 2 महीनों से ज्यादा रहा हूँ। उसकी आंखें चारों तरफ देखती हैं, लेकिन उसे नाला न्यानरान और बाकी के लोग नहीं दिखाई देते। जियान को एक्सप्लेन करते हुए जिनजियो बोलते हैं फंक्शनर और बाकी के लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। करंटली हेवन आई माउंटेन पे बस तुम ही हो, और हाँ तुम्हारी वो फ्रेंड यहाँ पे 2 महीने तक रही थी। एंड में उसे भी जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले जो उसके फेस पे एंग्शियस एक्सप्रेशन दिख रहा था, लगता है कोई जरूरी रीजन है। जियान भी सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है नाला न्यानरान भी चली गई। वो तुरंत ही नोट करता है। अच्छी बात यह है कि उसे येनियन के वेयर अबाउट्स ऑलरेडी पता है। जैसे उसे टाइम मिलता है वो फ्लावर सैक जरूर जाएगा, जिससे येनियन की कंडीशन मालूम पड़े। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जिनशी की तरफ। वो एक हेजिटेशन के साथ बोलते हैं लिटिल फ्रेंड जियान, अभी तुम ऑलरेडी दोजोंग में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। क्या तुम ऑफ कोर्स जियान को पता था कि जिनशी क्या कह रहे हैं। जियान एक स्माइल के साथ कहता है एल्डर जिनशी आप चिंता मत करो, मैं जियान कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो पहले बेनिफिट्स को लेके बातों को भूल जाए। आपकी बॉडी का फायर पॉइजन मेरे हवाले है। ये सुन के जिनजियो और जिनशी रिलीफ फील करते हैं। गोल्ड सोलोइंग माउस ट्राइब में जिनशी सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन दोनों की स्ट्रेंथ की डिटरेंस की वजह से गोल्ड सोलोइंग माउस ट्राइब इस हेवन आई माउंटेन रेंज को ऑक्यूपाई कर पाई है। अगर फायर पॉइजन की वजह से जिनशी की मौत हो जाती है तो ये गोल्ड सोलोइंग माउस ट्राइब के लिए बहुत ही बड़ा लॉस होगा। जियान अपनी स्टोर रिंग से एक व्हाइट पीस ऑफ पेपर बाहर निकालता है। इसमें कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को लिखने के बाद जियान इसे देता है जिनशी और जिनजियो को। वो कहता है हेवन माउंटेन फायर पॉइजन को रिमूव करने के लिए मुझे इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। यहाँ पे आने से पहले मैंने इन्हें प्रिपेयर नहीं किया था, इस वजह से मुझे आपको ट्रेवल करना होगा। इस पेपर को जिनजियो तुरंत ही ले लेते हैं। एक बार इसे रीड करने के बाद वो हंसने लगे थे। वो कहते हैं ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये
ये हेवन आई माउंटेन रेंज एकदम इंग्रेडिएंट से भरी हुई है। हमारी गोल्ड सोलिंग माउस ट्राइब ने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके रखा है। ऑल्दो इसमें लिखे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स काफी रेयर हैं, लेकिन आज आफ्टरनून तक ये आपके हाथों तक पहुंच जाएंगे। एल्केमिस्ट के क्या ट्रेडिशंस होते हैं, जिनशी और जिंजियो इस बात को जानते थे। अगर वो चाहते हैं कि एक एल्केमिस्ट उनके लिए पिल को रिफाइन करे तो उन्हें मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खुद ही प्रोवाइड करने होंगे। ये एल्केमिस्ट बस पिल को रिफाइन करते हैं। व्हाइट पेपर को रिसीव करके जिंजियो उस रॉक प्लेटफॉर्म से तुरंत चले जाते हैं, जिसके बाद वो तेजी से माउंटेन के मिडिल में गए थे। मैक्सिमम स्पीड से उन्हें इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने की जरूरत थी। जिंजियो को डिसअपीयर होते हुए देख जियान स्माइल करता है। जिंशी की आंखें भी जिंजियो से शिफ्ट होती हैं जियान की तरफ। वो कहते हैं, लिटिल फेलो जियान, अगर तुम मेरी बॉडी से इस फायर पॉइजन को एक्सपेल कर देते हो तो तुम हमारे गोल्ड सोलोइंग मास ट्राइब की एक लाइफ टाइम फ्रेंड बन जाओगे। ऑल्दो हमारी गोल्ड सोलोइंग मास ट्राइब उन एंशिएंट फैमिली से कंपेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन मैजिकल बीस्ट के वर्ल्ड में हमारी भी रेपुटेशन है। हमारी काफी जनसंख्या होने की वजह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मालूम है। अगर इसके बारे में बात करी जाए तो मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में हम बहुत ही नॉलेजेबल माने जाते हैं। जिंशी की ये आवाज सुन के जियान के दिल में ख्याल आता है। वो एक हेजिटेशन के साथ बोलता है, अगर ऐसी बात है तो एल्डर जिंशी, क्या आप मुझे एक चीज के बारे में बता सकते हो? जिंशी कहते हैं, बिल्कुल पूछो। जियान अपने होठों को लिख करके बोलता है, क्या एल्डर जिंशी आपने जियू क्लैन के बारे में सुना है? जियान के मुंह से ये दो शब्द निकले थे। इन्हें सुन के जिंशी का पूरा फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहते हैं, जियू क्लैन? तो फाइनली जियान की स्ट्रेंथ एक बार फिर से राइज हो गई है। अब भाई जूनर के जियू क्लैन के क्या राज हैं, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। क्योंकि मुझे वो हॉल ऑफ सोल की आधी बात खत्म करने में मजा नहीं आ रहा था, तो तुम्हारे भाई ने इस एपिसोड को और भी लंबा कर दिया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपका कई सरप्राइजेस वेट कर रहे होंगे। हम जियू रियल्म के बारे में तो जानने ही वाले हैं, साथ ही में जियान का आगे का क्या प्लान है ये भी जानकारी हमें उसी एपिसोड में मालूम पड़ेगी। बेसिकली तुम ये समझ लो कि काफी बड़ा आर्क है और यहाँ का मामला भी काफी इंटेंस होने वाला है। मतलब कई बार ऐसा होगा या तुम्हारी बॉडी में भी गूज़बम्प्स आएंगे। चलो ये बताओ कि ये वाला एपिसोड कैसा लगा? मुझे सबसे इमोशनल लगी मास्टर याला और जियान के बीच की कन्वर्सेशन। तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया है कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वीडियो और भी जल्दी मिले तो तुम बन सकते हो हमारे मेंबर। ये ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा तुम्हें चैनल के होम पेज पे। वैसे ऐसा नहीं भी करते हो तब भी डोंट वरी, हर सुबह 8 बजे एक एपिसोड तुम्हारा वेट कर रहा होता है। वेल ऐसा होता है कि एक दिन पहले रात को या फिर शाम को मुझे टाइम मिलता है तो मैं एपिसोड को पहले ही प्रिपेयर कर लेता हूँ। उस एपिसोड की अर्ली एक्सेस मिलती है मेंबर्स को और भी फ्यूचर में कई सरप्राइजेस वेट कर रहे होंगे, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। ये तो रही एडवर्टाइजमेंट की बात। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो देख सकते हो लेफ्ट साइड में क्लिक करके। राइट में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड, ऑफ कोर्स जब ये अवेलेबल होगा। तो फिर फटाफट से क्लिक करो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार। अंटिल देन स्टे हेल्दी एंड टाटा बाय बाय।